जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आई एम सपना। वेलकम टू कंपटीशन शाला। आज हम मॉक टेस्ट जो पेट का शुरू किए थे उसका 4th पार्ट है। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? तो इसमें ऑप्शन सिक्किम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। तो जो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भूटान हमारे नॉर्थ ईस्ट में भूटान हमारा पड़ता है। और भूटान के साथ सीमा जो साझा जो बॉर्डर शेयर करती है जो स्टेट हमारे इंडिया के, वो कौन कौन से हैं जानते हैं? तो अभी हम आगे इसको मैप के माध्यम से भी देखेंगे। तो हमारा जो सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, ये जो हमारे स्टेट हैं ये भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन ये देखिए, हमारा सिक्किम हो गया, हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय तो बांग्लादेश के पास है, बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। भूटान तो नॉर्थ एकदम ऊपर है। आइए इसको मैप के माध्यम से आप सभी का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, भूटान हमारा यहाँ पे है, ये हमारा भूटान है। और ये सिक्किम से बॉर्डर शेयर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर हो रहा है, असम से बॉर्डर शेयर हो रहा है, और ये जो हमारा है ये पश्चिम बंगाल, यहाँ से बॉर्डर शेयर हो रहा है। मेघालय तो यहाँ पे है, और ये मेघालय बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। मेघालय स्टेट जो है ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। भूटान तो बहुत ऊपर है। भूटान और अब मेघालय के बीच में हमारा असम आ जा रहा है, तो ये बफर स्टेट का काम कर रहा है असम, भूटान और मेघालय के बीच में। तो इसका मतलब कोई तुक ही नहीं बन रहा है, मेघालय और भूटान का बॉर्डर नहीं शेयर करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन, आइए देखते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसमें नहीं साझा करता। तो सिक्किम से बॉर्डर शेयर हो रहा है, अरुणाचल से भी, पश्चिम बंगाल से, मेघालय से नहीं हो रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा हमारा जो एक ऐसा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का जिसकी सीमा असम व मिजोरम से मिलती है सिर्फ, और ये 3 तरफ से उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में ये बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसको भी हम मैप के माध्यम से देखेंगे जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा त्रिपुरा है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा जो है असम से बॉर्डर शेयर करता है और इधर मिजोरम से। ठीक है, इंडिया की अगर बात की जाए कि इंडिया के 2 स्टेट जो है, ये त्रिपुरा जो है हमारा असम से और मिजोरम से बॉर्डर शेयर करता है। बाकी अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की जाएगी तो ये हमारा बांग्लादेश हो गया, ये पूरा बांग्लादेश हो गया। तो 3 तरफ से जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। बाकी ये जो हमारा ये जो इसका ये वाला पार्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, ये असम और मिजोरम से बॉर्डर शेयर करता है। बाकी जो ये त्रिपुरा जो है इधर से देखिए बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर कर रहा है, साउथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है, और यहाँ भी तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बस ऊपर की तरफ ये जो है असम और मिजोरम से बॉर्डर शेयर करता है। अगर इंडिया की बात की जाएगी, इंडिया के 2 स्टेट जो है असम और मिजोरम, उससे बॉर्डर शेयर करता है हमारा त्रिपुरा। बाकी जो तीनों तरफ से ये है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से बांग्लादेश से घिरा हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जो विदेशिया है ये भारत की नाट्य कला शैली है, ये ड्रामा में मतलब से रिलेटेड एक शैली है। वहाँ का मतलब फोक डांस जो होता है, रीजनल जो एक लोक कला होती है वो विदेशिया है, और ये बिहार से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोल्डा पांडा पुरस्कार। पांडा के संरक्षण के लिए जो है, तो ये हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे बेस्ट अवार्ड है ये गोल्डन पांडा पुरस्कार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और ये जो किसने जारी किया था? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 1989 में 11 जुलाई की डेट जो है प्रस्तावित की थी। तो 1989 में यूएनडीपी के द्वारा 11 जुलाई को ये डेट जो है घोषित हुई थी। तब से ये 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 11 जुलाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडीबी की स्थापना, एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो एडीबी है उसकी स्थापना 1966 में हुई थी दोस्तों। और ये इसका मतलब ये इसका गठन हुआ क्यों था, इसका फॉर्मेशन हुआ क्यों एडीबी का? तो जितने भी एशियन जो कंट्रीज़ थे उनकी गरीबी, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी गरीबी, भुखमरी, इन सब को दूर करने के लिए बैंक की स्थापना की गई एडीबी की, जो लोन देता था सस्ते ब्याज दरों में। तो इसलिए उसकी स्थापना की गई, और ताकि एशिया का विकास हो, जो विकासशील जो देश हैं तो वो डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आए, उनके विकास के लिए, उनकी गरीबी भुखमरी को दूर करने के लिए, ताकि वो भी अपना सस्टेन कर सके, डेवलपमेंट कर सके, अपने क्षेत्र का विकास कर सके। इसलिए एडीबी की स्थापना हुई थी, और एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका राइट ऑप्शन 1966 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को गोल्डन, ये जो ब्लैंक है इसको गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं, तो किसको जानते हैं? तो जो हमारा जैसलमेर है उसको गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जहाँ मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन की, व्याख्या की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दूँगी, वहाँ उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। जहाँ पे लगेगा कि इतना ज़्यादा मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फैक्ट ज़रूरी है। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं कि उनकी डिमांड होती है कि वो थोड़े फैक्चुअल टाइप के होते हैं, नेचर के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक। तो ये तो सभी को, मोस्टली सभी को पता होगा कि इसके राइटर कौन थे। तो विंग्स ऑफ फायर जो है हमारे सम्मानित राष्ट्रपति ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। इनकी बहुत सारी किताबें थी। एक तो ये साइंटिस्ट भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, राइटर भी थे, मतलब एकदम मल्टीपल टैलेंट इनके पास जो है, उसके मल्टीपल प्रतिभा के जो है धनी थे। इतनी सारी उनके अंदर प्रतिभाएं थी कि उनको कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। तो उन्होंने एक ये लिखी, विंग्स ऑफ फायर, अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड, इनडोमिटेबल स्पिरिट, माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस। ये सारी इनकी किताबें थी, जो कि आपको अगर टाइम मिले तो आप पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि पढ़ना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो जो हमारा आर्टिकल 100 क्लॉज 3 है, 100 क्लॉज 3, उसमें क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो कोरम होता है, मतलब गणपूर्ति होती है, उसकी मतलब 1/10, 1/10 जो है 1/10 जो भी कह सकते हो आप, उतने लोगों का शामिल होना जरूरी है। और मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है, कि अगर विपक्ष की हमारी जो पार्टी होगी, तो 1/10 टोटल जो संख्या है सीट की, उसका 1/10 जरूर होना चाहिए, तभी वो विपक्ष मतलब कि अपोजिशन पार्टी कहलाती है। अगर 1/10 नहीं होगा तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो सत्ता में जो सरकार है तो वो निरंकुश हो जाती है। इसीलिए विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है। और विपक्ष कब बनेगी? जब टोटल सीट्स का 1/10 अगर होगा तो विपक्ष ऑपोजिशन पार्टी बनती है। तो इसमें लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? तो 1/10 होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, पायनियर किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने 1-2 बार अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। आरओ का जो टेस्ट पेपर मैंने चलाया था उसमें भी ये क्वेश्चन कई बारी देखने को मिला, और प्रीवियस जो मैंने पेट के जो मॉक टेस्ट थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि इसकी रेलेवेंस आज भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो एक 1991 में जब है हमारा देश बिल्कुल एकदम बहुत आर्थिक तंगी से एकदम जूझ रहा था। उस टाइम हमारे पास इतने ज़्यादा डॉलर भी नहीं थे, रिजर्व बहुत कम था कि हम अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो खैर होती नहीं थी, बंद अर्थव्यवस्था थी, सरकार का पूरा कंट्रोल था हमारे बाज़ार में। बाज़ार जो है कि अपने हिसाब से वो मूव नहीं कर पाता था, उसमें सरकारी नियंत्रण था। तो जब 1991 में ये स्थिति थी, तो वहाँ पे हमारे उस टाइम के जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो उन्होंने ही इसका सजेशन, उन्होंने ये एडवाइस दी कि अब जो है ये
कंट्रोल जो है सरकार का, इसको बंद हटाया जाए, थोड़ा सा लिबरलाइजेशन किया जाए, उदारीकरण किया जाए कि हम अपना व्यापार कर सके। जो प्रशासनिक नियंत्रण है, जो नियम कानून लागू हैं जो बड़े सख्त थे, लाइसेंसिंग व्यवस्था जो थी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, अगर किसी कोई हमें कंपनी खोलने तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो उस प्रोसीजर को थोड़ा सा छूट दी जाए। प्रशासनिक नियंत्रण कानून, इसको थोड़ा सा कम किया जाए। ये निरंकुशता जो है, जितना अंकुश है सरकार का, उसको कम किया जाए। तो ये जो एडवाइस इन्होंने दी थी, इसके बाद फिर हमारी आर्थिक स्थिति फिर वो एकदम बूम ही करती गई, पीछे मुड़ के फिर हमने नहीं देखा। और आज हम आने वाले टाइम में, आने वाले 5-6 सालों में 2030 तक जो है भारत जीडीपी के मामले में तीसरे नंबर पे होगा, जो कि जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ चुका होगा। अभी हम 5th नंबर पे हैं, आने वाले टाइम पे हम तीसरे नंबर पे होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उदारीकरण का इसको एडवाइस जो है, सजेशन जो है, इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक समीक्षा यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसको कौन पब्लिश करता है, उसको कौन प्रकाशित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वित्त मंत्रालय जो है, वित्त मंत्रालय जो इसको प्रकाशित करता है। और ये जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये हमारी जो आर्थिक समीक्षा है, ये बजट के एक दिन पहले प्रकाशित होती है, जिसमें ये होता है कि पहले के साथ जो हमारा पूरा वर्ष रहा है, इसमें हमने क्या क्या मतलब जो खर्च हुए हैं, कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ, और मतलब सारी चीज़ें जो हैं, कितनी हमारे देश की स्थिति क्या है, ये सब तो ये सारे आंकड़े जो है प्रकाशित होते हैं आर्थिक सर्वे के माध्यम से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वित्त मंत्रालय इसको पब्लिश करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CRR का मतलब असंक्षिप्त रूप क्या है? ये तो भाई हिंदी में है, थोड़ा सा कम वो समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, पहले समझते हैं CRR क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो, इसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है, कैसे काम करता है ये? तो मेनली होता क्या है कि बैंक का काम होता है लोगों से डिपॉजिट लेना। तो बैंक का काम होता है लोगों से डिपॉजिट लेना और लोगों को लोन देना। जो हम लोग FD करते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट के माध्यम से, करंट अकाउंट के माध्यम से पैसा जो डालते हैं, तो बैंक क्या करता है, वो बैंक जो है वो मतलब हमारे पैसों को लोगों को लोन में दे देता है। हमसे सस्ते ब्याज पे पैसा लेंगे वो लोग, और लोगों को महंगे दाम पे जो है, महंगा इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसा देता है। बैंक का तो यही काम होता है। तो जैसे मान लीजिए जो CRR है वो 4% है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में अभी कुछ 4 पॉइंट कुछ समथिंग है। तो जो अगर CRR 4% मान लीजिए है, मैं मतलब आपको एग्जांपल समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ। तो मान लीजिए अगर बैंक ने 100 रुपये जनता से लिया, ठीक है, बैंक ने अगर 100 रुपये जनता से लिया, और बैंक का काम क्या होगा कि बैंक को उस 100 रुपये में से 4 रुपये RBI को देना होता है, बाकी जो 96 रुपये है वो अपने पास रखेगा। तो ये 4% जो है, ये जो 4 रुपये है, ये हमारा CRR हो गया। समझ आ रहा है ना? 100 रुपये हमसे तो पैसा लिया बैंक ने, तो 100 रुपये में उसको 4 रुपये है वो RBI को देना होता है। 4 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा, उसको RBI को देना होगा, और जो 96 रुपये है वो अपने जेब में रखेगा बैंक। तो 96 रुपये हो गया। मान लीजिए 4.5% अगर CRR हो गया, तो जो बैंक है वो क्या करेगी, 95.5 जो उसका 95.5 रुपये जो है वो अपने पास रखेगी, 4.5% RBI को देगी। तो इससे होता क्या है कि जब ज़्यादा CRR अगर बैंक जो है RBI को देगी, तो बैंक के पास पैसा कम बचा कि नहीं? पहले 96 रुपये बचा, अब 4.5% अगर उसने CRR दे दिया RBI को, तो उसके पास तो 95.5 रुपीज़ बचा। तो अब जो है बैंक की क्षमता कम हो गई ना लोन देने के लिए। तो यही काम करता है RBI। अगर उसको ज़्यादा पैसा, अगर मान लीजिए RBI को महंगाई कंट्रोल करनी है, पैसा मार्केट से अगर अपने पास रखना है, तो क्या करेगी कि CRR बढ़ा देगी। जब CRR बढ़ा देगी, बैंक के पास तो पैसा नहीं है, तो बैंक लोन क्या देगी, ठीक है। और अगर मार्केट में पैसा अगर ज़्यादा डालना है, अगर ये है कि बहुत सारा पैसा बैंक में बाहर अगर हो, तो RBI क्या करती है कि CRR हमारा कम कर देगी, ताकि बैंक के पास पैसा हो और उस पैसे को लोगों को लोन दे, ठीक है। आई होप ये डाउट थोड़ा क्लियर हुआ होगा, समझ आ गया है ना? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो CRR मतलब नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नकद आरक्षित अनुपात। आइए, तो ये तो हिंदी में है CRR, तो इसको हिंदी में अगर आएगा तो नकद आरक्षित अनुपात, और एक इंग्लिश में होगा तो कैश रिजर्व रेशियो। ये मेंटेन करना होता है बैंक को, जो कि अगर मान लीजिए 4% है। समझ तो आ गया होगा, मैंने इतना बता दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो 1960 में जो है यूपी का जो यूपी में पहले था पंत जीबी पंत के नाम से कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मतलब पहले 1960 में जो है उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से था क्योंकि ये यूपी में पहले था। फिर उसके बाद 1972 में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया और ये भारत का पहला विश्वविद्यालय था जो कि अब प्रेजेंट टाइम में तो फिर 2001 में उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया था तो ये उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम में करंट टाइम में है। पहले जब ये यूपी में था और जो है ये 1960 में, इसको याद रखिएगा क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई और भी, मैं अभी पेट के एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, आगे भी अगर आप बहुत सारे एग्जाम, सभी लोग तो एक ही एग्जाम में स्टक नहीं रहते हैं, आगे भी बहुत सारे एग्जाम आपको देने होंगे तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है थोड़ा डीप में। मान लीजिए यूपी पीसीएस या फिर आगामी आरओ की परीक्षा है तो उसमें भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले क्या था 1960 में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, फिर बाद में 1972 में मतलब 1972 में इसका नाम बदल के जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पंतनगर भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब कि पदेन अध्यक्ष मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए, वैसे तो भारत योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है, पदेन का मतलब होता है कि कोई जैसे एक पद मिलता है तो वो योजना आयोग का अपने आप ही ऑटोमेटिक वो अध्यक्ष बन जाएगा। जैसे कि हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति बन के आता है वो हमारा राज्यसभा का भी अध्यक्ष बन जाता है, तो वो उसको पदेन बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो वायुदाब है मतलब एयर प्रेशर जो होता है उसको बैरोमीटर से नापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। तो बैरोमीटर में जो हमारा एक पारा होता है, अगर पारा नीचे गिर गया तो इसका मतलब है कि भारी बारिश और तूफान आने की संभावना है। अगर पारा ऊपर रहता है तो इसका मतलब है कि मौसम साफ रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बैरोमीटर से वायुदाब नापते हैं। अगर पारा नीचे गिर जाता है तो इसका मतलब है, दोस्तों ये बहुत ही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं कि कभी होता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर पारा नीचे आ गया तो इसका मतलब क्या है, क्या मौसम साफ रहेगा या फिर आंधी तूफान आएगा, तो वहाँ पे ना कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल एकदम क्लियर कर लीजिए कि अगर पारा डाउन होता है इसका मतलब है कि आंधी तूफान आने की संभावना है। अगर पारा ऊपर चढ़ जाता है इसका मतलब है ऊपर रहता है, इसका मतलब मौसम साफ रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घुटनों का जोड़ होता है मतलब क्या है? तो कोर संधि इसको बोलते हैं। घुटना मतलब घुटने में हमारी एक हड्डी होती है, उसको पटेला बोलते हैं। तो ये कोर संधि मतलब हिंज ज्वाइंट जो होता है, कोर कब्जा संधि इसको बोल सकते हैं या फिर कोर संधि हिंज ज्वाइंट, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोर संधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्लैंड अगर पूछा जाएगा तो फर्स्ट में हमारी यकृत होती है मतलब लीवर, सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर है। सेकंड में अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज। तो इसमें सीधा यही पूछा है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो दूसरी हमारी अग्नाशय हो जाएगी, फर्स्ट हमारी यकृत। और जो अग्नाशय है ना वो मिक्स्ड ग्लैंड है। हमारी बॉडी में दो तरीके की ग्लैंड होती हैं, हमारे बॉडी में दो तरीके की ग्रंथियाँ होती हैं मतलब ग्लैंड। एक होती है इंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि और एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावी ग्रंथि। तो मतलब जो एक्सोक्राइन होता है बहिस्रावी, उससे एंजाइम रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, और एंडोक्राइन जो होता है मतलब अंतःस्रावी, उससे हार्मोन सिक्रीट होता है। तो ये वाला जो पैंक्रियाज हमारा है अग्नाशय वाला, तो ये हमारा मिक्स्ड ग्लैंड आएगा। क्वेश्चन जैसे इसमें कई टाइप के बन सकते हैं, जैसे एक होता है कि पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय, तो ये अगर पूछेगा सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड तो हमारा पैंक्रियाज हो जाएगा। ठीक, अगर सीधा सीधा पूछता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो आपका लीवर हो जाएगा, यकृत, और सेकंड हो जाएगा अग्नाशय। अगर मिक्स्ड ग्लैंड पूछता है तो सब मिक्स्ड ग्लैंड में मतलब सबसे बड़ी, तो मिक्स्ड ग्लैंड तो सिर्फ हमारी एक ही है जो कि अग्नाशय है मतलब पैंक्रियाज, वो हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। और एंडोक्राइन में जो एक होती है थायराइड ग्लैंड जो होती है वो एंडोक्राइन में आती है, वो सबसे बड़ी। अगर पूछता है जैसे कि एंडोक्राइन में अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी मतलब कि ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड क्योंकि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है एंडोक्राइन, तो उससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स निकलता है, जिसकी कमी से नहीं, थायराइड की कमी से घेंगा रोग हो जाता है गले में, ग्वाइटर जिसको बोलते हैं। और
ये हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि ये जो अग्नाशय है पैंक्रियाज, उसमें एक बीटा सेल्स होती है, उससे हमारा ये इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन जो क्या काम करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे होता नहीं है कि जिसके बॉडी से इंसुलिन कम, मतलब बीटा सेल्स से इंसुलिन जैसे कम रिलीज होता है, तो होता क्या है कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। ऐसा डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। उससे क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन्स जो ये होता है वो मतलब ग्लूकोज उनकी बॉडी में फिर ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि वो डायबिटीज़ हो जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, और फर्स्ट हो जाएगा यकृत, सबसे बड़ी यकृत, दूसरी अग्नाशय। और मिक्स्ड ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है एकमात्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अग्नाशय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? तो सोल्डर जो हमारा है वो टिन और सीसा से मिलकर बना होता है। और सोल्डर क्या काम करता है, जो फ्यूज तार बनते हैं उसमें ये काम आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो जो फॉर्मिक एसिड है वो, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चींटी। चींटी, मधुमक्खी, बरैया। जैसे हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे तो गांव जाते थे, वहाँ पे बरैया होती थी ना, येलो कलर की, रेड बड़ी वाली, तो वो काट लेती थी तो बॉडी में स्वेलिंग आ जाती थी, जलन होती थी। वो क्यों होती थी? वो जलन क्यों होती? फॉर्मिक एसिड के कारण, क्योंकि उनके जो डंक में ये होता है फॉर्मिक एसिड, जिससे काटने से क्या होता है, वहाँ पे जलन होने लगती है और स्वेलिंग आ जाती है। फॉर्मिक एसिड के कारण होता है वो। फॉर्मिक अम्ल जो कि किस में पाया जाता है? लाल चींटियों में, मधुमक्खी, बिच्छी भी काट लेता है तो कितनी दर्द और जलन, वो सिर्फ फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल चींटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आर्टिकल 32। अगर किसी के अधिकारों का, मौलिक अधिकार जो हमारे, अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचार, मतलब कि आपके अधिकारों का संरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत आपकी बात को सुनेगा, आपके अधिकार उपचार करेगा, आपके अधिकारों को संरक्षित किया जाएगा, जो कि मौलिक अधिकार। तो आर्टिकल 32 यहाँ पे संवैधानिक उपचारों जो प्रदान करता है वो, क्योंकि मौलिक अधिकार इन्फोर्सिएबल है, जैसा कि डीपीएसपी है कि वो इन्फोर्सिएबल नहीं है। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है, आप कोर्ट जाएं, न्यायपालिका आपके अधिकारों को संरक्षित करेगी अनुच्छेद 32 के तहत। अगर यहाँ पे आर्टिकल 226 होता तो वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं, आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इन्फोर्सिएबल नहीं है? तो आर्टिकल 36 से अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है डीपीएसपी का वर्णन है। तो डीपीएसपी मेनली है क्या, इसके बारे में तो मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरा ये वीडियो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब टेस्ट में, मॉक टेस्ट में मैंने ये डिस्कस भी किया और मेरा वीडियो भी बना हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है डीपीएसपी क्या है तो आप वो लिंक ओपन कर लीजिएगा। मोटा मोटा चीज़ें मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि डीपीएसपी मेनली है क्या, कि जैसे 36 से 51 में जो बातें कही गई हैं कि एक जो एक राज्य है, भारत हमारा जो देश है, उसके सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात की गई है, जो कि 36 से 51 में पूरी चीज़ें उसमें, मतलब उसमें वर्णन है कि एक देश, एक राज्य को किस तरीके से अपने नागरिकों के लिए, मतलब आगे कानून बनाने चाहिए या फिर उसके लिए काम करना चाहिए, एक राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। तो जो उसमें बातें कही गई हैं, कोई व्यक्ति उन बातों को ले करके कि कोर्ट नहीं जा सकता है कि सर यहाँ पे तो कॉमन सिविल कोड की बात की गई है आर्टिकल 44 पे, पर ये तो लागू नहीं है। तो न्यायपालिका भी बोल देगी सॉरी, इसमें तो कोई कुछ हम कर ही नहीं सकते, कोई मतलब हस्तक्षेप कर नहीं सकती, क्योंकि नीति निदेशक तक तो कानून बना ही नहीं है। जैसे कि मौलिक अधिकार में तो संरक्षण दे सकती है न्यायपालिका, लेकिन डीपीएसपी में नहीं दे सकती है। तो सीधा ये चीज़ आर्टिकल 37 में, अनुच्छेद 37 में लिखा भी है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। जब कानून बन जाएगा तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 37 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ भी लिया है, समान नागरिक संहिता। भारत के संविधान में निम्न में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आर्टिकल 44 में, जो कि नीति निदेशक तत्व के तहत है, उसमें कॉमन सिविल कोड की बात की गई है। कॉमन सिविल कोड मतलब यही है कि जैसे कि कानून जो है दो प्रकार के हैं, जैसे कि एक नागरिक कानून होता है, एक सामाजिक कानून है। जैसे कि उसमें क्या है कि
जैसे अगर सब सारे व्यक्ति, जैसे मौलिक अधिकार में हमारा संविधान बात करता है कि सभी लोग एक बराबर हैं, तो कानून भी तो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। सामाजिक कानून हो गया एक नागरिक कानून, तो दोनों को समझते हैं क्या है। सामाजिक कानून में क्या होता है, जैसे क्रिमिनल केस हो गया, दीवानी कानून के मामले में, ये सब जैसे कि किसी ने अपराध किया, मर्डर किया, ये सब, इस सब में एक तरीके का कानून होता है, सबको एक बराबर सज़ा मिलती है। लेकिन जो हमारा नागरिक कानून है उसमें क्या है, जैसे विवाह, तलाक, अपनी संपत्ति को अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करना, ये सारे नागरिक कानून में आते हैं। और ये नागरिक कानून जो है वो धार्मिक आधार पे अलग अलग बटे हुए हैं, जैसे कि इस्लाम में अलग है, हिंदू में अलग है। तो इसी को बराबर करने के लिए, इसी को समान करने के लिए कॉमन सिविल कोड की बात कही जाती है कि सबको, जब सब लोग बराबर हैं तो कानून भी सबके लिए एक बराबर, एक कानून से ही सबको एक बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये इसका राइट ऑप्शन समान नागरिक कॉमन सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 के तहत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था। तो ये जो हमारा रीजनल काउंसिल है, इसमें पूछा गया कि संविधान के द्वारा स्थापना हुई थी, कि संसदीय कानून के द्वारा स्थापना हुई थी, या फिर सरकारी संकल्प के द्वारा। तो ये जो हमारा रीजनल काउंसिल था वो 1956 में संसद के अधिनियम के द्वारा जो है ये बना हुआ था। 1956 के संसद के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें क्या था कि 5 रीजनल काउंसिल हमारी थी। एक यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एक हमारी पूर्व में थी, एक हमारी उत्तर में थी, एक हमारी पश्चिम में थी, वेस्ट में, एक साउथ में थी, और एक हमारा सेंट्रल जो कि हमारा प्रयागराज में अभी है, NCZCC जिसको बोलते हैं। आप जो लोग प्रयागराज से होंगे वो जानते होंगे। तो ये 5 रीजनल काउंसिल बनी थी, और ये मतलब क्षेत्रीय उसके रीजनल डेवलपमेंट के लिए ये क्षेत्रीय परिषदों का इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, 7 स्टेट, जिसमें कि मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जो ये 7 सिस्टर के नाम से फेमस है, उनके लिए जो एक पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, कि जो वहाँ पे एक मुख्य धारा से अलग हो गए थे, उनको भी एक मतलब एक वहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात की जाती है कि उनको भी लेके हम साथ चले, वो लोग कटा कटा महसूस ना करें। तो उसके लिए 1971 में जो है वहाँ पे मतलब अधिनियम के द्वारा 1971 में एक परिषद का गठन किया गया, जो उत्तर पूर्वी परिषद का गठन किया गया था। वो उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अलग, और यहाँ पे जो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन था वो संसदीय कानून के द्वारा, जो कि 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं क्षेत्रीय, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, वो हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में इम्पीचमेंट महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, तो ये पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था, वो जस्टिन वी रामास्वामी थे, ये पहले न्यायाधीश थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 7 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक एक जगह थी, वहाँ पे पहले एक बैठक होती है, कि बात होती है कि इसके मतलब उसकी जो रूपरेखा मतलब तैयार की जाती है। फिर 8 अगस्त 1942 को ये जो प्रस्ताव था वो एक्सेप्ट कर लिया गया लोगों के द्वारा कि हाँ ठीक है, अब 9 अगस्त 1942 को हम भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू करेंगे। और इसको जो एक बात और है कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसको वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ लेता है भारत छोड़ो आंदोलन की जगह वर्धा प्रस्ताव किससे संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसमें ये हुआ कि अब ये आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होगा, लेकिन हुआ क्या कि जो 0 आवर के तहत जितने गांधी जी, सरोजनी नायडू, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर इसके बाद जो ये मेन इसके लीडर थे, तो इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया 0 आवर के तहत। फिर इसके बाद जो उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये लोग मतलब इसका संचालन फिर इन लोगों ने किया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 अगस्त 1942, ये इसका राइट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1903 में गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की मतलब प्रकाशित स्थापना की थी? तो एक सेठ अब्दुल्ला थे, उनके केस के लिए जो है महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ पे हुआ क्या कि उन्होंने 1903 में एक अखबार निकाला, जो कि इनका पहला अखबार था। इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनका जो पहला अखबार था वो क्या था, वो इंडियन ओपिनियन था, जो कि 1903 में इसको प्रकाशित किया इन्होंने। एक क्वेश्चन ये बनता है कि पहला जो इनका न्यूज़पेपर था ये कौन सा था, तो इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। इसकी स्थापना ये प्रकाशित कब हुआ? 1903 में हुआ। कहाँ से हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में। और एक क्वेश्चन और देखिए, होता क्या है ना, ये आप पेट का एग्ज़ाम अभी दे रहे हो, इसमें से मोस्टली बच्चे, लगभग सभी बच्चे आगे
और भी एग्ज़ाम देने, जैसे आगामी आर का एग्ज़ाम होने वाला, यूपी पीसीएस का, अदर स्टेट कहीं से भी कोई भी एग्ज़ाम, ये तो पक्का है कि आप सिर्फ पेट तक तो डिपेंडेंट पेट पे हो नहीं, आगे भी एग्ज़ाम दोगे तो ये क्वेश्चन बनना तय है। तो सिर्फ हमें हमें सिर्फ सतही नॉलेज नहीं रखनी है, सतही ज्ञान नहीं लेना है, अंदर का भी पढ़ना है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है ये 3 क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये बनता है कि ये कितनी लैंग्वेज में ये प्रकाशित किया था। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती। ये 4 लैंग्वेज जो थी, जैसे फर्स्ट क्या हो गई, तमिल, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, ये 4 लैंग्वेज थी जिसमें इन्होंने ये अपना जो न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश किया था। इसमें ये भी जैसे कि क्वेश्चन बना हुआ है, बनते भी आए हैं, जैसे कि इसमें ये पूछ लेगा ना कि उर्दू थी, तो इसमें ये ऑप्शन में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाकी हमारी 4 लैंग्वेज थी। गुजराती मैं थोड़ा सा आपको विस्तृत में बता रही हूँ, क्योंकि आपका ये जो फैक्ट है ना आगे आने वाले एग्जाम में काम आएगा, तो प्लीज़ बोर मत होइएगा। उर्दू, गुजराती, हिंदी, तमिल, ये 4 लैंग्वेज हो गई। कहाँ से प्रकाशित हुआ? दक्षिण अफ्रीका से 1903 में पहला जो इनका अखबार था, और कौन सा, क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो सबसे पहले दांडी मार्च, जो कि साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, जो कि वहाँ पे दांडी, वहाँ पे जगह पे पहुँच के नमक कानून को भंग करके उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो 12 मार्च को शुरू किया और 6 अप्रैल को वहाँ पे पहुँचे थे। तो 12 मार्च 1930 को दांडी शुरू हुई। फिर उसके बाद इसने सीक्वेंस पूछा है, तो सबसे पहले समझते हैं कि दांडी मार्च 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। तो हमारा सबसे पहले इसकी जो क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी इसको लगाएंगे, सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 को। उसके बाद आता है दांडी मार्च 1930 को हुई थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। ठीक, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 1942 को हुआ। तो सबसे पहले हमारा इसकी जो क्रोनोलॉजी सेट होती है, सबसे पहले साइमन कमीशन, उसके बाद दांडी मार्च, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये राइटिंग थोड़ी ख़राब है, कोई ना, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रही है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले साइमन कमीशन आया था, सबसे पहले साइमन कमीशन की घटना हुई थी, उसके बाद दांडी मार्च, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति मिल गई थी? तो जो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका जो मॉक टेस्ट है ना, बहुत मतलब गजब के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे हलवा टाइप के नहीं रखे गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना अदर स्टेट के जो ये हमारा यूपी पीसेस है, एमपी पीसेस, कई उत्तराखंड पीसेस, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो जो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार था, वो 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट जो था 1861, उसके तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1861। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा धीरे, मतलब बहुत अभी इतने क्वेश्चन हो पाए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। हावड़ा जो है षड्यंत्र केस किससे संबंधित था? तो वो जतींद्र नाथ से संबंधित था। लाहौर षड्यंत्र केस जो था वो राजगुरु से। दिल्ली षड्यंत्र केस जो था मास्टर अमित चंद से। और अलीपुर अरविंदो घोष से। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान अशोक किस वंश का शासक था? थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। महान अशोक किस वंश का शासक था? किस वंश के शासक थे? मौर्य। मौर्य वंश के महान शासक थे, और ये बिंदुसार के पुत्र थे। और इनका ये जो कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, तो इन्होंने बौद्ध धर्म का और उसका प्रचार किया था। तो इसका राइट ऑप्शन, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हो गई थी? तो ये मेयो थे, लॉर्ड मेयो। इनकी हत्या अंडमान में एक मतलब कोई अपराधी था वहाँ पे, मतलब जेल में, उसने कर दी थी। और मेयो जो था फर्स्ट गवर्नर जनरल था, जो मतलब जिसकी इसकी हत्या हुई थी, उसके टाइम पे ही 1872 में जनगणना हुई थी दोस्तों।
भारत में पहली जो जनगणना थी 1872 में हुई थी, जो कि लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी, लेकिन मतलब प्रॉपर नहीं हुई थी 1872 में। अगर पूछेगा पहली जनगणना तो 1872 में हुई थी। उसके बाद लॉर्ड रिपन 1882 में, उन जब वो आए थे रिपन, तो उनके टाइम पे फिर वो हर 10 वर्ष में की जाने लगी। तो एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मेयो के टाइम पे हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 6 वर्ष को मतलब 6 वर्ष तक घर से जब वो निकले थे तो 6 वर्ष तक एक कठिन तपस्या की। उसके बाद जो है 29 साल की उम्र थी उनकी जब वो घर से निकले थे। 6 वर्ष बाद मतलब 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है पीपल के, ये भी पूछ लेते हैं कोई एग्जाम में इतने ईजी से आसान से सवाल, किस वृक्ष के नीचे, मतलब इररेलेवेंस जो मतलब कहते हैं सवाल कि कौन से वृक्ष के नीचे, पर हाँ एक बार पढ़ लेना ज़रूरी रहता है। पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकबरा है कहाँ, किसका है, तो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, काबुल में। अकबर का सिकंदरा में। ये जहांगीर और बाबर ये दो ऐसे थे जिनका जो है भारत के बाहर है, तो जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में। जैसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन से ऐसे दो मतलब वो थे मुगल शासक जिनका जो मकबरा है वो भारत के बाहर, तो जहांगीर और बाबर। बाबर का काबुल में है, जहांगीर का लाहौर में, बाकी सबका भारत में ही है। दोस्तों बस यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, यहीं तक मतलब उसके बाद क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है तो फिर आने वाले वीडियो में मिलेंगे। और अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई कमी है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकूं तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग।